नमस्कार, रण क्षेत्र देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। रण क्षेत्र में आज बात होने वाली है उनकी जिनके लिए कहा जा रहा है कि वो महिला विरोधी हैं। दरअसल एमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी की बात होने वाली है। एक तरफ महिला आरक्षण बिल जो कि अब अधिनियम हो चुका है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम के नाम से जाना जा रहा है, लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह से पास हो चुका है। लेकिन लोकसभा में जहां एक और पक्ष में 454 मत पड़े थे, तो वहीं दो विरोधी थे जिन्होंने इसके पक्ष में नहीं बल्कि विपक्ष में मत किया था। और ये दो सांसद एमआईएम से थे, असदुद्दीन ओवैसी और इम्तियाज जलील। साफ तौर पर असदुद्दीन ओवैसी अब भी एक बात कह रहे हैं कि दरअसल हमने महिला आरक्षण बिल का विरोध इसलिए किया क्योंकि हम हवा के साथ चलने वाले नहीं, हवा के विरुद्ध चलने वाले लोग हैं, उसके खिलाफ चलने वाले लोग हैं। लगातार महिला आरक्षण में मुस्लिम महिलाओं के आरक्षण की बात कही जा रही थी असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से। लेकिन इन सब के बीच सवाल पूछा जा रहा है कि क्या वाकई ओवैसी साहब को मुस्लिम महिलाओं की चिंता है या फिर ये कोई सियासी एजेंडा है? इस पर इतना उबाल क्यों है? इसी पर होगा रण क्षेत्र में आज बवाल। हमारे साथ कुछ ही देर में जुड़ेंगे कुछ खास अतिथि, कराऊंगी उनसे आपका परिचय। लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट। पूरे देश में इस वक्त एक ही चर्चा हो रही है, वो है नारी वंदन शक्ति अधिनियम। इस अधिनियम के लोकसभा और राज्यसभा में पास होने के साथ ही असदुद्दीन ओवैसी और इम्तियाज जलील की चारों ओर आलोचना हो रही है। कहीं पर ओवैसी और इम्तियाज के फोटो को गधे के गले में लटकाकर घुमाया जा रहा है, तो कहीं पर इम्तियाज जलील मुर्दाबाद और ओवैसी मुर्दाबाद जैसे नारे लग रहे हैं। दरअसल मामला ये है कि लोकसभा में नारी वंदन शक्ति बिल के विरोध में सिर्फ 2 वोट डाले गए थे और वो दोनों वोट एमआईएम के 2 सांसद असदुद्दीन ओवैसी और इम्तियाज जलील ने डाले थे। यही कारण है कि ओवैसी के खिलाफ देश भर में प्रदर्शन हो रहा है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर के क्रांति चौक का है, जहां ओवैसी को गद्दार ओवैसी कहते हुए महिलाएं विरोध कर रही हैं। इस विरोध के बावजूद ओवैसी ने कहा है कि मैंने और इम्तियाज जलील ने पूरी संसद को हिलाकर रख दिया। महिला आरक्षण के पक्ष में 450 वोट पड़े और 2 वोट खिलाफ में पड़े। हम हवा के साथ चलने वाले नहीं हैं, हम हवा के खिलाफ चलने वाले लोग हैं। ये बीजेपी के लोग के पार्लियामेंट में मजलिस के 2 एमपीज ने खवातीन के रिजर्वेशन के खिलाफ वोट दिया, मगर मैं और इम्तियाज जलील ने हमने पूरी पार्लियामेंट को हिला के रख दिया। अल्हम्दुलिल्लाह 450 वोट पड़े खवातीन के तहफ्फुजात के लिए, 2 खिलाफ में पड़े। 2 स्पीकर साहब ने कहा ओवैसी साहब आप 2 हैं, आपके साथ कोई नहीं है। मैंने कहा मेरे साथ अल्लाह है, हमारे साथ अल्लाह है, हमारे साथ अल्लाह का हबीब है, हमारे साथ अहले दिल की दुआएं हैं। दरअसल ओवैसी जिस विचारधारा और धर्म से आते हैं, वहां महिलाओं के विकास के बारे में सोचा ही नहीं जाता। अगर ओवैसी को सच में मुस्लिम महिलाओं के विकास और सशक्तिकरण की इतनी चिंता है, तो वो यूसीसी कानून का विरोध क्यों करते हैं? इसके अलावा 3 तलाक कानून का विरोध भी कर रहे थे, जिस कानून से पुरुषों द्वारा मुस्लिम महिलाओं को जब या तब तलाक देने पर रोक लगी। इन सभी बातों से उनकी और उनकी पार्टी की मंशा साफ पता चलती है कि वो मुस्लिम महिलाओं को उनका अधिकार देने के कितना पक्ष में हैं। पर नारी वंदन शक्ति अधिनियम के संसद में पास होने के बाद ओवैसी की उम्मीदों पर पानी फिरता हुआ दिखाई दे रहा है। ओवैसी मुसलमान महिलाओं की हक की बात तो कर रहे हैं, लेकिन क्या वाकई उनकी नीयत में मुसलमान महिलाओं के हक की लड़ाई है या सिर्फ सियासी मंशा? ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज।
तो सवाल यही पूछा जा रहा है कि वाकई मुसलमान महिलाओं की चिंता है या कोई सियासी एजेंडा है, और इसी पर हमारे साथ आज चर्चा का हिस्सा बनने के लिए जो अतिथि जुड़ रहे हैं, करते हैं उनका स्वागत। पैनलिस्ट को स्क्रीन पर लेकर आइए। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रण क्षेत्र में रखने के लिए आलोक वत्स जी जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं AIMIM के प्रवक्ता मोहम्मद फरहान साहब, बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही साथ हमारे साथ जाने माने पॉलिटिकल एक्सपर्ट वरिष्ठ पत्रकार रोशन गौड़ जी भी इस चर्चा का हिस्सा है। रोशन जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आप तीनों के साथ चर्चा की शुरुआत करूंगी। तो क्या मुस्लिम विरोधी चेहरा ओवैसी का बेनकाब हो रहा है? जो बातें आरक्षण को लेकर असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से कही जा रही है, मुस्लिम महिलाओं की हक की बात हो रही है, लेकिन क्या वाकई ये मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों की चर्चा है या कोई सियासी हथकंडा है? आइए सीधे चलते हैं। मोहम्मद फरहान जी का पहला कॉमेंट लेती हूँ। मोहम्मद साहब, वाकई चिंता है या फिर कोई सियासी एजेंडा है? नहीं लवनी जी, देखिए, चिंता खाली हमें ही नहीं है, चिंता हमारी बड़ी बहन उमा भारती जी को भी है। जिस तरीके से आपने वस्त्र धारण कर रखा है ना, ये भगवा वाला, वैसे वो भी धारण कर रखी हुई हैं और वो भी कंटिन्यूटी में इस बिल का विरोध कर रही मजबूती के साथ। और इवन उन्होंने यहां तक ये बात कह दी है कि अगर पार्टी मुझे रखती है तो ठीक है, नहीं रखती है तो भी मैं इस बिल का विरोध करती रहूंगी। उन्होंने ये भी कहा है। फिर से फरहान साहब, आप थोड़ा सा अपने आप को दुरुस्त करें। आपने कहा कि उन्होंने भी ये रंग पहन रखा है, मैंने भी रंग पहन रखा है। बहरहाल मैं तो आई एम अ प्राउड हिंदू और मुझे इस रंग पर बहुत फक्र है, ये मेरी पहचान है। दूसरी बात, उमा भारती जी जिसकी बात कर रही हैं, ओबीसी कोटे की बात कर रही हैं, आप लोग भी ओबीसी कोटे की बात करें, और ओबीसी कोटे की बात करने वाली बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां हैं। मेरा मूल प्रश्न ये था कि मुस्लिम महिलाओं के आरक्षण की जब आप लोगों ने बात की, तो मुस्लिम महिलाओं की कितनी चिंता है आप लोगों को, जरा ये बता दीजिए मुझे। क्योंकि मुस्लिम महिलाओं की अगर आपको चिंता हो तो आप यूसीसी का विरोध नहीं करेंगे। मुस्लिम महिलाओं की अगर आपको इतनी चिंता होगी तो मेरे हाथ में आज मैंने आपकी ही ऑफिशियल वेबसाइट है और उस पर जाकर देखा कि जो आपके सबसे पहले सिग्नेचर कैंडिडेट्स हैं उनमें से एक भी मुस्लिम महिला नहीं है। मैं पढ़ दूंगी तो बड़ा टाइम लगेगा, जरा विकिपीडिया पर भी और अपनी वेबसाइट पर जाकर देख लीजिए। एक भी मुस्लिम महिला, किसी भी महिला को, मुस्लिम महिला को कोई पद नहीं है जो मेन आपका बेसिक स्ट्रक्चर है उसमें। अब आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। देखिए, हमारी ये जो लड़ाई है, ये आरक्षण को लेकर के, जो 33% का आरक्षण दिया गया है, जो बिल पास हुआ है, उस बिल में उप आरक्षण की व्यवस्था है। उप आरक्षण के तहत हम भी यही मांग कर रहे हैं कि इसमें ओबीसी और माइनॉरिटी को सम्मिलित किया जाए। ये बिल तब तक अपूर्ण माना जाएगा जब तक इस बिल में ओबीसी और माइनॉरिटी को सम्मिलित नहीं किया जाएगा। आप जो मुस्लिम चिल्ला रहे हैं, बात मुस्लिम की नहीं है। हम नहीं चिल्ला रहे हैं, ये चर्चा तो आपकी तरफ से ही हुई है ना। असदुद्दीन ओवैसी जी संसद में खड़े होकर बोल रहे थे ना ये बात कि मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों की बात हम कर रहे हैं। ओबीसी का, मैंने कहा ना, ओबीसी की बात करने के लिए तमाम विपक्षी पार्टियां हैं, लेकिन आपने मुस्लिम महिलाओं का जिक्र किया, इसीलिए मैंने आपसे प्रश्न पूछा कि मुस्लिम महिलाओं की कितनी चिंता है आपको। आपका और भी कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए। मेरा मूल प्रश्न यही है साहब। हाँ, तो फिर आप मुझे बोलने दीजिएगा। हाँ, बोल दीजिए सर, बोलिए। देखिए, ऐसा है कि ओबीसी का जो आज की डेट में कोई भारतवर्ष में अगर सबसे पहला व्यक्ति जिसने ये आवाज उठाई इस बिल के खिलाफ, तो वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी थे। फिर उसके बाद उनके समर्थन में और भी लोग आए, वो चाहे भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल रहे हो या चाहे भारतीय जनता पार्टी की नेता उमा भारती जी रही हो। ठीक है मैडम। दूसरी बात मैं कहना चाह रहा हूं, बात केवल मुसलमान को लेकर नहीं है। हाँ। बात यहां पर उप आरक्षण की है। उस उप आरक्षण में जैन की भी बेटी आएगी, उस उप आरक्षण में बौद्ध की भी बेटी आएगी, उस आरक्षण में मुसलमान की भी बेटी आएगी। तो फिर अगर ऐसी बात है, जब आप सामूहिक रूप से बात कर रहे हैं तो बोल दीजिए कि आप मुसलमानों की पार्टी नहीं है, आप सबकी पार्टी है। एक तरफ तो आप कहते हैं कि मुसलमानों के हक की बात करते हैं, एक तरफ आप दूसरी तरफ सबकी बात कर रहे हैं। और जो मेरा मूल प्रश्न था, फिर उसके जवाब को आपने जलेबी जैसा बना दिया, लेकिन मेरे मूल प्रश्न पर नहीं आए। मैं अतुल वत्स जी के पास जरा एक काउंटर रिएक्शन ले लेती हूँ सर, दोबारा आती हूँ, प्लीज आ रही हूँ आपके पास, आऊंगी जरूर। अतुल वत्स साहब, उन्होंने कह दिया कि
पूरी संसद को हिलाकर रख दिया उन्होंने तो। और पूरा असदुद्दीन ओवैसी ये कह रहे हैं कि हम हवा के साथ चलने वाले नहीं, हम हवा के विरुद्ध चलने वाले लोग हैं। मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों की कितनी चिंता है इन्हें। अतुल वत्स जी सर बोलिए, आपकी आवाज, अतुल जी की आवाज मुझ तक नहीं पहुंच रही है। आप मेरी आवाज सुन हाँ, रही आ रही हैं? है, आ रही है सर, आ रही है, प्लीज कंटिन्यू। मेरा नाम लावनी जी आलोक वत्स है। माफ कीजिएगा आलोक वत्स जी फिर से स्वागत कर लेती हूँ। आलोक वत्स जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे। आलोक जी प्लीज कंटिन्यू। देखिए लावनी जी, मैं अपने नहीं है और थोड़ा दुख भी हो रहा है कि ये इस बिल के पक्ष में है या बिल के विरोध में है, ये मेरे समझ में नहीं आया इनका बात। इन्होंने कहा कि उमा भारती जी का इन्होंने कोट किया। उमा भारती जी ने एक पर्टिकुलर वर्ग के लिए मांग किया है, वो बिल के विरोध में नहीं है। ये तो बिल के विरोध में वोट किए हैं और बहुत वाहवाही लूटना चाह रहे हैं। एक गांव में कहावत है, या तो बहुत अच्छा करो तो जाने जाओगे या बहुत बुरा करो तो जाने जाओगे। तो आज ये जाने जा रहा है बहुत बुरा करके कि महिलाओं के प्रति इनका नजरिया क्या है। सिर्फ बच्चा पैदा करने की मशीन के अलावा ये कुछ नहीं समझते हैं उनको। ये महिला आरक्षण बिल ऐतिहासिक बिल है। महिलाओं को पूरी भागीदारी मिलने जा रही है और कॉन्स्टिट्यूशन में 303 नियम के तहत इसमें जो प्रावधान है उसमें एसटी एसटी का तो पहले दिन से लागू हो जाएगा। और रही बात कि ओबीसी वर्ग को और मुस्लिम वर्ग को, तो इसके लिए एक अमेंडमेंट लाना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी के प्राइम मिनिस्टर उस वर्ग से आते हैं, तो ये कैसे मान रहे हैं कि हम उसको नहीं करेंगे। लेकिन ठीक है, कुछ भी करें तो बच्चा तो 9 महीने के बाद ही आएगा। अगर अभी बिल आएगी उसके बाद की कवायद होगी, उसमें ओबीसी के लिए भी अमेंडमेंट ले आएंगे हम और उनको भी दे देंगे। ठीक है फरहान साहब, वो कह रहे हैं कि अमेंडमेंट्स होंगे, लेकिन आपको वेट तो करना चाहिए था। तब तो फिर जिस तरीके की बातें की जा रही है सिर्फ सियासी एजेंडा है। इसके बाद जल्दी से आ रही हूँ रोशन जी आपके पास। देखिए अब इनको चुप करा लीजिए। ठीक है आलोक जी ठीक है, आपका काउंटर आंसर दे रहे हैं फरहान साहब। देखिए लावनी जी, हम छाती ठोक कर कहते हैं कि ओवैसी खड़ा है मैदान में और ओबीसी और मुस्लिम महिलाओं के सम्मान में हमें जितना कहना हो विरोधी कह डालो, मगर इतिहास गवाह रहेगा कि ये ओबीसी महिलाएं और मुस्लिम महिलाएं याद रखेंगी कि पार्लियामेंट में जब भारतीय जनता पार्टी ये बिल लाई थी और ओबीसी और मुस्लिम महिलाओं का दमन किया जा रहा था, तो सिर्फ केवल बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी था जिसने अपने एक सांसद के साथ इस बिल की मुखालफत की थी और वोट डाली थी। ये इतिहास बनेगा। आप बार बार इतिहास की बात कर रहे हैं तो चिंता है तो यूसीसी आ रहा है, समर्थन कर दीजिए ना, बोलिए ना कि यूसीसी आना चाहिए, फिर तो जेंडर इक्वालिटी होनी चाहिए। कब कहा है कि हम आप हमारी केंद्रीय कमेटी की मेंबर थोड़ी नहीं है। एक सेकंड आलोक जी, क्या कह रहे हैं फरहान साहब? हाँ एक सेकंड आलोक जी, एक सेकंड फरहान साहब। देखिए आप हमारी केंद्रीय कमेटी के मेंबर थोड़ी नहीं है। मैं केंद्रीय कमेटी की मेंबर नहीं हूँ, लेकिन आप जिस तरीके की बातें कर रहे हैं कि मुस्लिम महिलाओं की आपको इतनी चिंता है, उनके अधिकारों की चिंता है, तो भाई उनके अधिकार के लिए तो यूसीसी है। तो आप दो रास्ते पर नहीं चला जा सकता है ना सर, या तो इधर चलेंगे या तो इधर चलेंगे, या तो इधर चलेंगे या तो इधर चलेंगे। ओबीसी, मैंने कहा ना कि ओबीसी की बात करने के लिए बहुत सारी विपक्षी पार्टियां हैं। मुस्लिम महिलाओं का जिक्र आया, मेरा मुद्दा जो आज जो है उस मुद्दे पर रहते हैं, मैं उस मुद्दे पर रहती हूँ, आप भी उसी मुद्दे पर रहिए। मुस्लिम खवातीनों की इतनी चिंता है तो आने दीजिए ना यूसीसी को, क्यों यूसीसी का विरोध कर रहे हैं आप? सोच लीजिएगा, इसका जवाब दीजिएगा। लेकिन रोशन गौड साहब के पास अब जाना चाहती हूँ, हमें सोचने की ज्यादा आवश्यकता नहीं होती। एक दिन यूसीसी पर बुलाइए, डिबेट करता हूँ फिर यूसीसी पर। आज ही पूछ रही हूँ, मैंने पता नहीं कितने डिबेट्स किए, मैं तो आज भी आपसे पूछ रही हूँ कि यूसीसी ले आके उसका समर्थन कर दीजिए अगर मुस्लिम खवातीनों की इतनी चिंता है आपको तो। रोशन गौड साहब, ठीक, रोशन गौड साहब। देखिए, ये जो आप चर्चा कर रही हैं, ओवैसी साहब का यही मकसद था कि उसकी चर्चा हो। उनका मकसद
बिल को गिराना या उसका विरोध करना नहीं है। उनको अपनी जो उनकी राजनीति है, मुस्लिम राजनीति है, वो देश के एक छत्र मुस्लिम नेता बनना चाहते हैं। उसके लिए वो बहुत दिनों से कोशिश कर रहे हैं। अरे बनना नहीं तो चाहते, ये वो है पहला मेरे बिल भाई नहीं है नेता। कि उन्होंने उसका विरोध कैसी बात किया कर रहे हैं? और महिलाओं का नेता हैं। विरोध किया, ये कोई कोई नहीं इशू नहीं मानता, है। इशू कोई मुसलमान नहीं मानता इशू उनको ये- अपना नेता। हाँ, ठीक है अरे आलोक जी, आपके प्लीज मैं वही आपके साहब पास आ रही हूँ। सुन एक लीजिए। मिनट रोशन गौर जी को अपना कमेंट पूरा प्राइम कर लेने मिनिस्टर दीजिए। उनको ओवैसी नेता। ठीक है, ओवैसी उनको साहब ने बंगाल अमित में शाह चुनाव लड़ा, साहब कहते वहां वो हैं। एक सीट जीते, ऐसी बात उन्होंने कर रहे हो बिहार भाई, में हद चुनाव की जीता, बात किया आप अपनी वो नेता की वहां बेइज्जती चुनाव कराते जीत गए, वो उत्तर प्रदेश में आए, उनका हैं। वोट आप अमित बैंक शाह की बढ़ा। बेइज्जती कराएंगे। तो अभी ओवैसी साहब अपना वोट बैंक बढ़ा रहे हैं, तो इसलिए इसको आप इस तरह से मत देखिए कि वोट बैंक की लड़ाई नहीं उन्होंने करते। महिला आरक्षण हार जीत की लड़ाई नहीं उन्होंने लड़ते। विरोध ठीक किया है, है। यानी हम आप महिलाओं को यानी सम्मान यानी लड़ाई जो करते मेरा हैं। मूल उनका प्रश्न विरोध था, करते हैं। यानी जो मेरा मूल प्रश्न था कि उनको मुसलमान महिलाओं के अधिकारों की या महिलाओं के अधिकारों की चिंता नहीं, बल्कि उनको अपने सियासी एजेंडे की चिंता है। बस हाँ, क्योंकि ये जो बिल है, जो ये महिला आरक्षण बिल है, इसमें कहीं नहीं लिखा हुआ है कि ये हिंदुओं के लिए, सिखों के लिए, ईसाई के लिए, मुस्लिम के लिए। ये तो महिलाओं के लिए, इस देश की सभी महिलाओं के लिए। तो ये वो बिल आरक्षण किसी की महिला के व्यवस्था खिलाफ क्यों नहीं है। ठीक है फरहान साहब, लेकिन भैया। क्योंकि उनके पास 2 वोट थे, उन्होंने 2 वोट के कारण अपनी राजनीतिक चर्चा विश्लेषक जो उन्होंने है, करा दी है। उनका मकसद था कि देश में उसकी ठीक चर्चा है, हो, मोहम्मद हर फरहान। मुसलमान उसकी चर्चा करे, तो उसमें वो सफल हो गए हैं। ठीक है, विश्लेषक साहब, मोहम्मद मैं पहले फरहान। उत्तर देता ठीक हूं। है, कुछ नहीं। मोहम्मद फरहान जी, क्या सिर्फ राजनीतिक विश्लेषक साहब, यही चर्चा, यही आपका एजेंडा था कि सिर्फ चर्चा शुरू हो जाए? मैं राजनीतिक विश्लेषक साहब को मैं उत्तर दे दूं, रोशन गौड़ साहब को, कि इन्होंने कहा कि ये केवल महिलाओं के लिए, ये किसी के लिए नहीं बिल। अरे आप बताओ मेरे भाई कि इसमें अगर महिलाओं की बात थी तो हमको कोई विरोध करने की जरूरत नहीं थी। तो इसमें उप आरक्षण की व्यवस्था तो आपने एससी और एसटी महिलाओं के लिए की ना। तो आप उसी के तहत 268 के तहत, संविधान में धारा आपको बता रहा हूँ, 268 के तहत इसमें आप संशोधन करके ले आते। नहीं इसमें तो, ओबीसी और क्या नाम है, आपने माइनॉरिटी आलोक महिलाओं वत्स भी जी को सम्मिलित शायद कर नहीं लेते। सुना। तो उन्होंने कहा कि अमेंडमेंट का भी एक प्रोसीजर होता है, वो प्रावधान है, उसके लिए हम आगे मैडम, बढ़ेंगे। आप amendment पहले ही का कैसे procedure होता है, आप हमें विरोध पता करने है। लगे? हमें संविधान कंठस्थ है। हमने कब मैडम मना सुनिए, किया? हमें संविधान हमने कंठस्थ कब मना है। किया? यहाँ पर ओबीसी को 2 नहीं पैनलिस्ट आरक्षण बैठे हैं, इनको देंगे। संविधान का हमने कब कंठस्थ मना नहीं किया कि होगा। मुसलमानों को, महिलाओं ठीक है को मैडम, आरक्षण नहीं देंगे? ये हवा में कब बात मना करने किया वाले हमने? लोग हैं। हम आपको टेक्निकल चीजें समझाता हूँ, सुन लीजिए आप इनको सबको चुप कराइए ताकि आपके दर्शक वो जानकारी हाँ पाए। बताइए तो जल्दी से जानकारी सर। आज वंचित समय हैं। की कुछ सीमाएं, समय मेरे पास आज थोड़ा कम था, इसलिए जल्दी जल्दी थोड़ा सा आप देखिए- सभी अपनी प्रतिक्रिया देखिए, दीजिए। जब 2000 में जनगणना हुई, उसके बाद परिसीमन हुआ। तो परिसीमन के बाद जानते हैं इसका लागू कब हुआ? ये 2008 में लागू हुआ। फिर 2009 की जो लोकसभा हुई, वो नई परिसीमन और नई जनगणना के साथ हुई। अगर आज की डेट में ये बिल जब परिसीमन होगा तो जानते हैं कब लागू होगा? 2029 या उसके मुझे आगे पता भी है, लागू ये होगा। बात सबको पता है, जनता जानती है, लेकिन प्रोसीजर का भी तो एक फिर समय जनता होता जब ये है। बात जानती जितना है, डिले होता जाएगा तो जब उस ये- समय में भी उतनी देरी होगी। इसीलिए तो प्रधानमंत्री अच्छा, भी 15 बार बार साल कह के रहे लिए है हैं, ना? भारतीय 15 जनता साल पार्टी के भी लिए बार है। बार कह रही है कि भाई शुरुआत तो 15 साल हुई है ना, तो आपको थोड़ा धीरज रखना चाहिए। लेकिन आपने ये धीरज नहीं 15 रखा, साल के उसमें लिए आपने है। ओबीसी के साथ साथ मुस्लिम महिलाओं 15 की में बात से कर दी। 15 में से ठीक 8 है, निकल आलोक गए, वत्स कितना जी। बचे? एक सेकेंड, आलोक वत्स जी, क्योंकि आपकी आवाज बार बार कट रही है। आई थिंक यू आर, आप ड्राइविंग कर रहे हैं शायद, थोड़ा सा अगर कहीं रुक सके नहीं, तो। मैं ड्राइव जी, नहीं कर प्रस्तुति रहा हूं। जो बातें ये कह रहे महिला हैं आरक्षण- मोहम्मद फरहान, महिला आरक्षण पे लगातार ये बात कह रहे हैं कि भाई आप लोग जो है चाहते तो पहले भी ये काम कर सकते थे, आपने नहीं किया इसलिए हमको बोलना पड़ा। आप एक चीज बताइए लावनी जी, ओआईसी बीजेपी ने कब कहा है ठीक है कि फरहान ओबीसी साहब, अब और- आपने प्रश्न पूछा तो उनका जवाब भी सुन लीजिए। हमने कब कहा कि हम ओबीसी और महिला आरक्षण के खिलाफ हैं? कब हमने ये बात बोली? लेकिन प्रोसीजर तो प्रोसीजर होगा ना। अभी के जो 303 आर्टिकल के तहत एससी एसटी उसमें इनकॉर्पोरेटेड होगा पहले दिन से। उसके बाद एक अमेंडमेंट आएगा, उस अमेंडमेंट के बाद ओबीसी और मुस्लिम महिलाओं को भी आरक्षण मिल जाएगा, वो बाद में ठीक। लाना पड़ेगा। ठीक है, अभी ठीक। उसका प्रोविजन नहीं है उसमें। ठीक है, अभी प्रोविजन नहीं है, प्रोविजन होगा तो आगे इस पर भी चर्चा होगी। मैं मोहम्मद और फरहान हमने साहब, कब मना किया ठीक है? है, बहुत जल्दी हमने से कब मोहम्मद मना किया फरहान है? साहब, मोहम्मद फरहान बहुत जल्दी से एक प्रश्न कर रही हूँ आपसे, बहुत बेसिक सा सवाल है ये, और इस सवाल का उत्तर मैं चाहती हूँ कि आप बहुत स्पष्टता के साथ दीजिए। आप लोग महिला आरक्षण की बात कर रहे हैं, महिला आरक्षण में मुस्लिम महिलाओं के आरक्षण की बात कर रहे हैं, लेकिन मुझे क्या आप समझा सकते हैं कि अभी भी आपकी ही पार्टी का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसमें एक भी मुस्लिम महिला को जगह क्यों नहीं दी गई? क्यों कानपुर की महिला विंग की जो आपकी अध्यक्षा थी रिया सिद्दीकी, उनका स्टेटमेंट आया था कि किस तरीके से महिलाओं के साथ दोयम दर्जे का व्यवहार किया जाता है? ऐसी परिस्थिति तो आपकी पार्टी के अंदर ही है
जब पार्टी दुरुस्त कर लेंगे तो फिर आगे बढ़ने की कोशिश की जानी चाहिए ना, क्यों ऐसा नहीं हुआ है? आपने जिस महिला का नाम लिया, रिया सिद्दीकी, हाँ। चुनाव के दौरान उनको समाजवादी पार्टी ने लालच देकर अपने पाले में बुलाया, वो गईं और उसके बाद फिर उन्हें अपमानित करके फिर वापस कर दिया। अभी कुछ दिन पहले आई हैं और पार्टी ज्वाइन किया उन्होंने, ठीक है मैडम। दूसरी बात बता दूं, आपने कहा कि आप क्या कौन ये जो बेसिक स्ट्रक्चर है सर, एक भी इसमें मुझे दिखाई नहीं दिया, कोई भी महिला उम्मीदवार नहीं दिखाई दे रही है। देख लीजिएगा आप भी, आपके सामने गूगल और विकिपीडिया देख लीजिए। देखिए विकिपीडिया गूगल पे हम लोग विश्वास करने वाले लोगों में से नहीं है। अपनी वेबसाइट पर विश्वास करते हैं ना, तो अपनी वेबसाइट पर भी खोल के देख लीजिए, अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर, और बताइए कितनी महिला उम्मीदवार है। सुन लीजिए सुनाइए। उत्तर प्रदेश से सुना दें, गुजरात से गुजरात में हमने 13 सीटों पर चुनाव लड़ा, पता है आपको? 13 सीटों में 2 महिलाओं को हमने प्रत्याशी बनाया और एक हिंदू महिला को प्रत्याशी हमने बनाया। आप फैक्ट चेक करिए मैडम। मुझे पता है आपने उत्तर प्रदेश में भी एक महिला और हिंदू महिला को आपने उम्मीदवार बनाया था, मुझे ये भी पता है। लेकिन नहीं, आप मेरे प्रश्न से फिर भटक रहे हैं। लेकिन जब आप कहते हैं अपने आप को कि आप महिला विरोधी नहीं हैं, आप मुस्लिम महिलाओं की आप बहुत फिक्र करते हैं, तो मुझे आप समझाइए कि आपके बेसिक मेन स्ट्रक्चर में कोई भी महिला की उपस्थिति, किसी भी महिला की उपस्थिति क्यों नहीं है? क्यों आप यूसीसी का विरोध करते हैं? क्यों आप नहीं चाहते कि हलाला जैसी प्रवृत्ति से जो मानसिक प्रताड़ना देती है आपकी मुस्लिम महिलाओं को, मुस्लिम बहनों को, आप मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप भी जानते हैं कि हलाला क्या है। वो केवल फिजिकल ट्रॉमा नहीं होता, वो मेंटल ट्रॉमा होता है। ये हलाला है, वो फिजिकल ट्रॉमा नहीं होता, मेंटल ट्रॉमा भी होता है। इस पर भी पूरी चर्चा करूंगी और बुलाऊंगी आपको। हम बिल्कुल आएंगे, लेकिन बिल्कुल आएंगे, मगर आप मुझे हलाला के बारे में बताइए तो। अरे साहब, मैंने आपसे जो पूछा आप उस प्रश्न का जवाब दीजिए। हलाला पे चर्चा करने के लिए जरूर आपको आमंत्रण दूंगी रण क्षेत्र में। आपको खुली चुनौती दे रही हूँ कि चर्चा करेंगे और दम लगाकर चर्चा करेंगे। लेकिन आपने मेरे 3 मूल प्रश्न का जवाब नहीं दिया। आप नहीं बता पाए कि आपकी बेसिक स्ट्रक्चर में महिला मुस्लिम क्यों नहीं है? एक प्रश्न का उत्तर आप हमारी तरफ से पूछ लीजिए, बीजेपी के नेता से मैडम पूछेंगी। एक प्रश्न आप पूछ लीजिए, एक प्रश्न पूछ लीजिए, एक प्रश्न पूछ लीजिए। लवली जी, आप मेरा एक प्रश्न पूछ लीजिए बीजेपी के नेता से। आपने मेरा जवाब तो नहीं दिया। चलिए प्रश्न जो पूछ रहे जल्दी से आपका जवाब दे देंगे। जल्दी से आप एक प्रश्न पूछिए। आप इससे नहीं, मैं नहीं पूछूंगा, आप पूछेंगी कि उमा भारती जी क्यों विरोध कर रही हैं और क्या उमा भारती जी का विरोध सही है या गलत? अरे तो उन्होंने पहले बोल तो दिया कि उन्होंने बिल का विरोध नहीं किया, उसमें उन्होंने प्रावधान जोड़ने की बात की। उन्होंने ये नहीं कहा कि बिल नहीं आना चाहिए। उन्होंने पहली ही लाइन में इस बात की प्रतिक्रिया दी थी, आपने ध्यान से सुना नहीं था। रोशनगढ़ साहब, ठीक है, समय की कुछ सीमाएं हैं, आज मेरे पास समय की कुछ सीमाएं हैं, लेकिन इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे जरूर। मोहम्मद फरहान साहब को आमंत्रण अभी से दे रही हूं कि हलाला पर भी चर्चा करेंगे और इसकी चर्चा भी करेंगे। लेकिन रोशनगढ़ साहब, आप समझ रहे हैं, देखिए मैंने 3 बेसिक चीजें सामने रखी थी, लेकिन तीनों का जवाब मुझ तक नहीं पहुंचा। रोशनगढ़ जी, देखिए आपने जो आपका मूल प्रश्न था कि क्या ओवैसी मुस्लिम विरोधी हैं, मुस्लिम महिलाओं के विरोधी हैं या मुस्लिम महिलाओं को आरक्षण देने के पक्ष में, तो वो मैंने आपको स्पष्ट कर दिया था कि वो कोई विरोध नहीं है उनका। वो अपनी पार्टी का जनाधार बढ़ा रहे हैं। अभी उनके 2 सांसद हैं और उनकी जो पार्टी हैदराबाद जनाधार बढ़ाने के लिए, जनाधार बढ़ाने के लिए अगर हम ये कहते हैं कि इस देश में महिला आबादी 48% और उसका वोट बैंक बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसमें भी अगर हम चले जाएं तो अभी हम देख रहे हैं 8.2%, और हो सकता है इससे ज्यादा ही निकले कि इतनी मुस्लिम महिलाओं का भी वोट बैंक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 3 तलाक खत्म होता है, उसने बहुत बड़ा रोल निभाया था। तो ऐसी परिस्थिति में अगर असदुद्दीन ओवैसी मुस्लिम महिलाओं के लिए बात करते हैं तो क्या वाकई वो मुस्लिम महिलाओं के हक में है या नहीं है, उनके अधिकारों के साथ सच्चाई के साथ खड़े या नहीं, ये मूल होता है। अगर आपको याद हो तो उन्होंने 3 तलाक बिल का विरोध किया था। बिल्कुल, इसीलिए मैंने ये प्रश्न रखा। उन्होंने कहा था कि मुसलमान पुरुषों का हक मारा जा रहा है। वो मुसलमान महिलाओं के पक्ष में नहीं है, उनको अपना वोट बैंक बढ़ाना है, ठीक है, उनको देश भर में अपनी पार्टी को खड़ा करना है, सिंपल सी बात। ठीक है, आज मेरे पास बहुत कम समय था, मैं माफी चाहती हूँ इस चर्चा को यही बीच में रोक रही हूँ, लेकिन इसी चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे जरूर, क्योंकि चुनावी साल है और चुनावी साल में ये मुद्दा बहुत उठेगा। इसलिए आलोक वत्स जी हो, रोशनगढ़ जी हो और मोहम्मद फरहान साहब हो, आप तीनों को फिर से आमंत्रण जरूर देंगे। आज के लिए कम समय था, माफी चाहती हूँ, लेकिन चर्चा यही खत्म करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। कुल मिलाकर असदुद्दीन ओवैसी ये कह रहे हैं
हैं कि जिस तरीके से मुस्लिम महिलाओं को आरक्षण देना चाहिए, जो प्रावधान नारी शक्ति बंधन अधिनियम के तहत है उसमें मुसलमान महिलाओं का कोटा होना चाहिए, तो सवाल यह है कि क्या वाकई वो मुस्लिम महिलाओं की हित की चिंता कर रहे हैं या एक सियासी एजेंडा सामने रख रहे हैं। आकलन का सवाल है, आकलन होता रहेगा, नजर बनी रहेगी चुनावों पर भी और चुनावी चर्चाओं पर भी। फिलहाल रण क्षेत्र में भी बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।